नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकुर जैन। नई दिल्ली इस वक्त एक ऐतिहासिक पल का गवाह बन रही है और ना सिर्फ नई दिल्ली के लिए बड़ा गौरव का पल है, बल्कि समूचे देश के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए ये बड़ा ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है। जी हाँ, नई दिल्ली में आज से जो G20 देशों का शिखर सम्मेलन है वो शुरू हो रहा है और इसके लिए दुनिया भर के जो तमाम शीर्ष नेता हैं वो इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का जो उद्घाटन सत्र है उसकी शुरुआत करेंगे और साथ ही साथ उद्घाटन सत्र में अपना संबोधन भी देंगे। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए लगभग 2 दिन पहले से ही जो दुनिया के शीर्ष नेता हैं उनके भारत पहुंचने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। हम बात करें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की, वे यहाँ पहुंच चुके हैं। कनाडा के राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही बात करें ब्रिटिश पीएम की, ऋषि सुनक, वे भी यहाँ आ चुके हैं। तो तमाम जो राष्ट्रपति हैं, कल हम बात देखें तो G20 सम्मेलन के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की थी और आज भी इस सम्मेलन के पहले भी वे दुनिया भर के शीर्ष नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जो बाइडेन के साथ बड़ी गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ मुलाकात हुई। तो इस तरह से भारत मंडपम बहुत ही इस पूरे सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए सज चुका है। भारतीय संस्कृति की झलक इस भारत मंडपम में देखी जा रही है, जो कि इस कार्यक्रम का आयोजन स्थल है। वहां पर इस तरह के जो भारतीय संस्कृति, भारत की विविधता, भारत की विरासत, इन तमाम चीज़ों को सहेजकर बड़ी सुंदरता के साथ इस मंडपम में, भारत मंडपम में प्रस्तुत किया गया है। तो 2 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन के लिए ना सिर्फ जो आयोजन स्थल है उसकी ही सजावट की या साज सज्जा की बात की जाए, बल्कि पूरी दिल्ली, आसपास के समूचे क्षेत्रों में जगह जगह जो साज सज्जा है, दीवारों की को बहुत ही अच्छे से सजाया गया है। अलग अलग कलाकृतियां उकेरी गई हैं, जिससे जो पूरे दुनिया भर से आने वाले जो विदेशी जो प्रतिनिधि हैं जो इस G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं, वे भारत की इस सौंदर्य से अभिभूत हो रहे हैं और उनका स्वागत भी जो है वो भारतीय संस्कृति के साथ किया जा रहा है। तो इस तरह से समूचा जो दिल्ली है वो इस समय G20 के रंग में रंगा हुआ है और जो पिछले 1 साल से लगातार बैठकों का दौर चल रहा था भारत में पिछले 1 साल में हमने देखा कि चाहे संस्कृति की बात हो, चाहे पर्यावरण से जुड़े मुद्दों की बात हो, चाहे खाद्य सुरक्षा की बात हो, चाहे जलवायु परिवर्तन की बात हो, तो विभिन्न मुद्दों पर, कृषि, जैविक खेती की बात हो, ऐसे तमाम विषयों के ऊपर अलग अलग बैठकों का दौर साल भर चलता रहा। खेलों के ऊपर, युवाओं के विकास को लेकर, रोजगार को लेकर, तो दुनिया भर के इन शीर्ष नेताओं ने, वहां के प्रतिनिधियों ने लगातार बात की और इन बैठकों में जो मंथन निकला है वो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में पूरी दुनिया का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो हम जो हमारी थीम है इस सम्मेलन को लेकर जो लगातार बात की जा रही है कि किस तरह से अमृत काल में पूरे विश्व के कल्याण की भावना के साथ, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ, समूची दुनिया को अपना परिवार मानते हुए पूरी दुनिया के विकास के साथ जो इस पूरे आयोजन की एक संकल्पना की गई थी, उस संकल्पना को चरितार्थ करने का, उस संकल्पना को पूरा करने का और उसे अंतिम रूप तक ले जाने का वक्त आ गया है। और अब चूंकि इस G20 सम्मेलन की जो अध्यक्षता, अभी तक G20 की अध्यक्षता भारत इस वर्ष कर रहा था, अब भारत के पास अपनी इस अध्यक्षता को स्थानांतरित करने का, अंतरित करने का वक्त आ गया है और भारत अब इस G20 की अध्यक्षता, जो कि अब ब्राजील के पास जाने वाली है, तो ब्राजील इस विरासत को आगे बढ़ाएगा। जो चर्चाओं का दौर पिछले 1 साल तक चलता रहा, इसे अब आगे जाकर ब्राजील में पूरा किया जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो G20 की पूरी फॉर्मिंग की गई है, जिस तरह से G20 बना है, उसमें पूरे विश्व के हर कोने से, हर महाद्वीप से जो बड़े देश हैं उन सभी देशों को यहाँ पर शामिल किया गया है। जो दुनिया की महाशक्तियाँ हैं, चाहे वे अमीर देशों की बात की जाए, चाहे बात की जाए विकासशील देशों की। हम यदि नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका से कनाडा और US G20 के सदस्य हैं। यदि हम दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना, मैक्सिको, माफ कीजिए, मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका में है। तो इस तरह से नॉर्थ अमेरिका की जो महाशक्तियां हैं और दक्षिण अमेरिका की जो महाशक्तियां हैं वो इसके साथ हैं। यूरोप की बात की जाए तो जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम और साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन, वो भी इस कहीं ना कहीं G20 की सदस्यता में शामिल है। तो ये महाशक्तियों की बात की जाए, एशिया की बात की जाए तो रूस, चीन और साथ ही साथ भारत इसकी सदस्यता लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया इसका सदस्य है, दक्षिण अफ्रीका
G20 का सदस्य है। तो पूरी दुनिया भर के जो बड़े देश हैं, जो विकासशील देश हैं, जो विकसित देश हैं, जो अमीर अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो इसकी सदस्यता ली हुई हैं। इसके अलावा भी मिस्र है, सऊदी अरब है। तो ये तमाम देश, जब ये तमाम देशों के शीर्ष नेता दुनिया की बेहतरी के लिए, विश्व की बेहतरी के लिए यदि आपस में मंथन करती हैं, तो निश्चित तौर पर जो निष्कर्ष निकलकर इससे सामने आएंगे वो पूरे विश्व के कल्याण करने वाले साबित होंगे। और ये चीज हमारे सामने पिछले जो वर्ष भर में जो बैठकें चली हैं उसमें देखने को मिला भी है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे भारत मंडपम को सजाया गया है, और उस भारत मंडपम में एक तरह से कह सकते हैं ये सांस्कृतिक जलसा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये दुनिया का एक वैचारिक जलसा है, जहां पर जो विचार है यहां पर किसी व्यक्तिगत हितों की बात नहीं है, बल्कि जब 20 दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों की, अलग अलग क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाएं एक मंच पर आकर बात करती हैं, तो उसके निष्कर्षों से किसी व्यक्तिगत रूप से किसी देश का लाभ होता हो, किसी खास अर्थव्यवस्था का लाभ होता हो, तो ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ के मंथन पूरी दुनिया को लाभ पहुंचाने वाले हैं। वे देश जो कि इस G20 की सदस्यता लिए हुए नहीं भी हैं, लेकिन उन देशों पर भी, इन G20 देशों के बीच में जो वैचारिक मंथन होगा, उन देशों को भी इसका लाभ पहुंचेगा। तो अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि भारत मंडपम पहुंच चुके हैं, दुनिया के शीर्ष नेता जो हैं वे भी भारत मंडपम पहुंच चुके हैं, और वे लगातार इस G20 सम्मेलन की, जो कहना चाहिए जो औपचारिक शुरुआत, जो शिखर सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत है, वो अब से कुछ देर बाद होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें पहुंच चुके हैं और वे भी यहां पर बात करने के लिए तैयार हैं। तो आप अभी तक लगातार जो तस्वीरों में देख रहे थे कि किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पीएम ने मुलाकात की, इससे पहले ऋषि सुनक के साथ भी, जो ब्रिटिश पीएम हैं, उनके साथ मुलाकात की, जस्टिन ट्रूडो के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, सऊदी अरब के जो शेख हैं उनके साथ पीएम की मुलाकात हुई, मिस्र के राष्ट्रपति वे यहां पर आए हुए हैं, इंडोनेशिया के जो प्रमुख हैं वे भी यहां भारत पहुंचे हैं, बांग्लादेश की जो शेख हसीना है बांग्लादेशी प्रमुख, वो भी इस सम्मेलन में एक आमंत्रित देश के रूप में यहां पर उन्हें बुलाया गया है, और वे भी इसमें शिरकत कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उनके साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की थी। तो इस तरह से तमाम देश इस समय हमें लगातार देखने को मिल रहा है, और अब से कुछ देर बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन औपचारिक रूप से करेंगे, तो उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। के 18वें शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को नई दिल्ली में होगी। कुछ ही घंटों बाद भारत मंडपम प्रगति मैदान में दुनिया के बड़े नेता नई चुनौतियों, जिनमें जलवायु परिवर्तन, खाद्य संकट, ऊर्जा संकट जैसे कई मुद्दों पर समाधान निकालने की कवायद करेंगे। मंडपम की आभा देखें तो ये पूरी तरह से भारतीयता में रच बस चुका है। दिल्ली में जगह जगह सांस्कृतिक विरासत की झलक है, तो वहीं रोशनी में नहाई दिल्ली अतिथियों का भव्य दिव्य स्वागत कर रही है। मंडपम के बाहर नटराज की 27 फीट विशाल मूर्ति हो, या फिर जगह जगह विहंगम दृश्य और रोशनी में नहाई दिल्ली, किसी का भी मन बरबस ही मोह लेगी। G20 सम्मेलन में सदस्य देशों के अलावा कुल 40 बड़े नेता नए भारत की धमक से रूबरू होंगे। मंडपम में बने डेलीगेट सेंटर में डिजिटल इंडिया की झलक नजर आएगी। डिजिटल क्षेत्र में भारत ने बीते 10 साल में अभूतपूर्व प्रगति की है। 29 देशों के ऑफिसेज मंडपम में स्थापित किए गए हैं। साथ ही 14 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के दफ्तर भी स्थापित किए गए हैं। भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, वित्तीय मोर्चे पर RBI पवेलियन में उसका प्रदर्शन किया गया है। डिजिटल रुपी के बारे में बताया गया, और साथ ही साथ कैसे आसानी से स्मार्टफोन के जरिए क्रेडिट मिल सकता है, किसान को उसके खेत में बैठे बैठे कर्ज मिल सकता है, किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए, डेयरी लोन के लिए पायलट बेसिस पे जो ये योजना शुरू की गई, तमाम सारा डाटा जुटा के उसका प्रदर्शन किया गया। फ्रिक्शनलेस क्रेडिट जो पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म के जरिए मुहैया होगा, कैसे एक उपलब्धि भारत को हासिल हो रही है, उन सब का प्रदर्शन इस RBI पवेलियन में किया गया। जो इनोवेशन पवेलियन है, यहाँ पर आप देखें, ये इसके जरिए लोग जान समझ पाएंगे, और कैसे UPI, यानी जो लोग यहाँ आ रहे हैं दुनिया भर के लोग, वो UPI के जरिए लेन देन कर सकते हैं। उनके पास खाता नहीं भी हो तो वॉलेट से UPI के जरिए लेन देन हो सकता है। इन सब का भी प्रदर्शन किया गया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है जब हम देख रहे हैं कि भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तमाम सफलताएं हासिल कर चुका है। यहाँ जो देश और दुनिया के तमाम लोग आएंगे, प्रतिनिधि आएंगे, वो जान समझ पाएंगे इस पवेलियन में कि कैसे ये काम करता है, और उस अनुभव को उठा पाएंगे, उस अनुभव का लाभ ले पाएंगे। तो निश्चित तौर पर
आरबीआई का जो पैवेलियन है वहां पर जो उपलब्धियां हैं पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म की, उससे दर्शाया गया है। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में जो दुनिया भर के प्रतिनिधि आएंगे वो देखेंगे कि कैसे भारत प्रगति कर रहा है, कैसे भारत आगे बढ़ रहा है, आधुनिक भारत कैसे नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर और वित्तीय मोर्चे पर। वहीं भारत के समृद्ध और सशक्त लोकतंत्र के इतिहास की पूरी जानकारी भी होगी। यह समृद्ध भारतीय विरासत ही है जो वसुधैव कुटुंबकम में गहरी आस्था रखती है। G20 की अध्यक्षता करते हुए भारत ने समावेशी विकास और मानव केंद्रित समाधान पर जोर दिया है। वैश्विक मंच पर भारत विकासशील देशों की मुखर आवाज भी बन रहा है। ग्लोबल साउथ देशों के लिए वित्त की उपलब्धता, तकनीक हस्तांतरण को लेकर वैश्विक मंचों पर लगातार पैरोकारी कर रहा है। भारत ने कोविड-19 की चुनौती के वक्त दुनिया को दिखा दिया कि सहयोग ही विश्व का रास्ता होना चाहिए। कोविन ऐप के जरिए दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। जैम की ट्रिनिटी यानी जनधन आधार मोबाइल ने वंचितों के विकास और उनके समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत मंडपम में भारत की डिजिटल क्रांति की झलक तो मौजूद होगी ही, साथ ही अन्य देशों के प्रतिनिधि इनका प्रयोग कर इसकी कार्य प्रणाली को भी समझ सकेंगे। भारत नवोन्मेष और तकनीक के जरिए सबके विकास की न सिर्फ बात कर रहा है बल्कि दुनिया को एक नई राह भी दिखा रहा है। राजधानी दिल्ली में जब अगले 2 दिनों तक G20 सदस्य देशों सहित 40 से अधिक नेता वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे, तब वैश्विक समस्याओं के समाधान में भारतीय समाधान की झलक स्पष्ट रूप से होगी। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नई दिल्ली इस समय पूरी तरह से तैयार है G20 सम्मेलन के लिए और कुछ देर बाद ही इसका औपचारिक उद्घाटन वहां से होने वाला है। इस बारे में और अधिक चर्चा के लिए हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव के पास चलते हैं। आदित्य, आखिर वो लम्हा आ गया है जब G20 सम्मेलन का जो सफलतापूर्वक 1 वर्ष से भारत जो बैठकों का लगातार आयोजन कर रहा था, जो मेजबानी भारत को मिली थी, जो अध्यक्षता भारत को मिली थी, उसको अब अंतिम पायदान पर ले जाने का और इसका हस्तांतरण करने का वक्त आ गया है। और दुनिया भर के नेता इस पूरे कहना चाहिए जो एक मजमा सजा हुआ है, जो एक पूरा माहौल बना हुआ है, उसका यहाँ पर गवाह बनने के लिए दुनिया के तमाम नेता भारत पहुंच चुके हैं। किस तरह से देखते हैं भारत के इस में हो रहे शिखर सम्मेलन को? इसको इस तरीके से देखा जाए और भारत संभवतः इतने बड़े आयोजन की मेजबानी जो है बहुत समय के बाद कर रहा है। अगर देखा जाए ब्रिक्स समिट को हमने किया था, उसके बाद अब ये मौका आया है जब G20 की समिट का आयोजन जो है, मेजबानी जो है वो भारत कर रहा है। और आप देखिए, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे किस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हो, ये जब पहुंचे तो जो जेस्चर और पोस्चर प्रधानमंत्री के साथ इनकी बातचीत का था, वो बताता है कि भारत के किस तरीके से प्रगाढ़ संबंध इन देशों के साथ बने हुए हैं। और यही बताएगा कि दिल्ली डिक्लेरेशन किस तरीके से आगे बढ़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। पिछली बार बाली डिक्लेरेशन की अगर बात की जाए, जब हमने इंडोनेशिया के साथ G20 की अध्यक्षता ली थी, उसके बाद भारत जिस तरीके से दिल्ली डिक्लेरेशन पे काम कर रहा है, उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये निकल के आ रही थी कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर अगर देखें तो कुछ सहमतियां नहीं बन पा रही थी, लेकिन भारत अब लगभग इसकी करीब पहुंच चुका है कि युद्ध से जुड़े दोनों ही पक्ष एक शब्दावली पर सहमत हो गए हैं। और इसके लिए भारत ने दोनों पक्षों को अपने अपने रुख से थोड़ा पीछे हटने के लिए राजी कर लिया, यानी कि जो एक इशू जिसपे एक सहमति लगभग कई बार जो फाइनल आउटकम्स में निकल कर नहीं आ रही थी, उसमें अब लगभग ये सहमतियां बन रही हैं। तो दिल्ली डिक्लेरेशन जो होगा वो कहीं ना कहीं ये बताएगा कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात करने वाले भारत ने जिस वसुधैव कुटुंबकम की स्प्रिट के साथ अध्यक्षता की है इस पूरे G20 की, वो न सिर्फ G20 देशों के लिए फायदेमंद होगा बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी फायदेमंद होगा। आप देखिए, इस दिल्ली डिक्लेरेशन में कई महत्वपूर्ण विषय होंगे, जिसमें जो अलग अलग वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है, चाहे आप डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर आज डेलीगेट सामने वाले हैं, ऐसा बताया जा रहा है, क्या तैयारियां की है आपने? जी बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने बड़े जो शिखर सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत होने वाली है और अब हम आपको सीधे वहीं ले चलते हैं। प्रधानमंत्री संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग
शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। Your Highnesses, Excellencies, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवं लोकसा हित मुखेति अथ इयं नातिसु हेवं, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई।
सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी, इसके साथ ही मैं मीडिया के साथियों से भी विनम्र आग्रह करूंगा कि वे अब हमें समय दें और इस सभागृह से बाहर जाने का कष्ट करें। मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन का जो उद्घाटन वक्तव्य था वो अभी यहाँ पर अभी आप सुन रहे थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दुनिया के शीर्ष नेताओं का अपने उद्घाटन वक्तव्य में स्वागत किया। इसके साथ ही पीएम ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि दुनिया के सभी नेताओं को ग्लोबल ट्रस्ट विकसित करना होगा। और जब पीएम का कहना है कि जब ये दुनिया भर के जो G20 देश हैं उनके बीच में आपस में एक विश्वास पैदा होगा, तो उस विश्वास के बल पर ही जो दुनिया की बड़ी चुनौतियां हैं, जो बड़े संकट हैं, उनसे निपटा जा सकता है। और कहीं ना कहीं ये पीएम ने कोविड महामारी का उदाहरण दिया कि जिस तरह से दुनिया के सभी देशों ने आपस में मिलकर जो एक साझा मदद के माध्यम से इस बड़ी समस्या से जिस तरह से विजय प्राप्त की है, उसी तरह से आने वाले समय में और भी जो बड़ी चुनौतियां हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन की चुनौती हो, चाहे वो कृषि से संबंधित मुद्दों को लेकर बात हो, चाहे रोजगार की समस्या हो या अर्थव्यवस्था का संकट हो, मंदी की मार हो, सभी समस्याओं से जूझने में, सभी समस्याओं का निदान प्राप्त करने में, उनका समाधान हासिल करने में आपस में ग्लोबल ट्रस्ट विकसित होना और एक दूसरे की मदद करना बहुत ज़रूरी है। तो पीएम के वक्तव्य का बहुत संक्षिप्त वक्तव्य में जो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बातें जो निकलकर सामने आई वो यही है कि पीएम आपस में साझा रूप से एक दूसरे के प्रति भरोसा कायम करने का, विश्वास पैदा करने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो पीएम ने कोविड महामारी के दौरान जो भारत की पूरी लड़ाई थी, उस लड़ाई का भी जिक्र किया कि किस तरह से भारत ने इस पूरी लड़ाई को कोरोना के खिलाफ, महामारी के खिलाफ जो लड़ाई थी, और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण बड़े देश में जहाँ की जनसंख्या इतनी है और इतनी विशाल जनसंख्या के बीच में जो भारत की लड़ाई कोरोना के खिलाफ रही है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और इस कोविड के खिलाफ इस जंग को न सिर्फ भारत में बड़ा ही इसकी सराहना हुई है, बल्कि दुनिया भर के देशों ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसकी तारीफ की है और भारत की इस कोविड के खिलाफ जंग को दुनिया के लिए एक मिसाल बताया है कि दुनिया भी किस तरह से कई छोटे छोटे देश जो भारत की तुलना में जनसंख्या के अनुपात में छोटे हैं, क्षेत्रफल में छोटे हैं, विविधता इतनी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी दूसरी जगह कई समस्याएं जो खड़ी होती हैं, तो जब भारत इन समस्याओं से लड़ सकता है तो दुनिया के वे देश भी समस्याओं से निश्चित तौर पर लड़कर आगे बढ़ सकते हैं। तो पीएम ग्लोबल ट्रस्ट की बात करते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आपस में एक दूसरे को, पूरी दुनिया को दिशा दिखाते हुए आगे बढ़ना होगा
मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपना व्यक्तिगत रूप से हित साधने की हम यहाँ पर चेष्टा करें या कोशिश करें, बल्कि ज़रूरी ये हो जाता है कि हम आपस में सबको साथ लेकर, सबके इकट्ठे एकत्रित होकर साझा संस्कृति विकसित कर मदद करते हुए आपस में एक दूसरे की आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य में अभी सुनने को हमें मिली। और इसके अलावा अभी जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि जंजीर की ताकत उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी में होती है। यदि उस कमज़ोर कड़ी को मजबूत बनाया जाएगा, उसको यदि बेहतर बनाने का, उसको सक्षम बनाने का यदि प्रयास किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर पूरी जंजीर को स्थिर रखा जा सकता है। इसी तरह दुनिया की जो कमज़ोर अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनको भी यदि मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास होगा, उनको भी यदि बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा, उन्हें भी आगे बढ़ाने का, उनको भी विकसित होने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त किया जाएगा, तो ये सिर्फ उस पर्टिकुलर किसी देश के लिए अहम नहीं है, बल्कि ये समूची दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। पूरी दुनिया की बेहतरी के लिए ये काम करता है, क्योंकि यदि किसी पर्टिकुलर देश में यदि कोई पर्यावरण समस्या है, तो उससे सिर्फ उस देश विशेष का ही अहित नहीं होगा, बल्कि इससे पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं उसके प्रभावों को झेलना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हमको आपस में इन समस्याओं का निदान खोजना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पर रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया जी यहाँ जुड़ रहे हैं, उनके साथ पीएम के संबोधन को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और वर्तमान को बदलने की भारत के इतिहास में एक काला समय आया, ब्रिटिश राज का, मगर भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम समय भी था। भारत के उस स्वर्णिम काल को जानने और फिर से जगाने के लिए देखिए सोने की चिड़िया, नया भारत नई उड़ान, हर शनिवार रात 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे पुनः प्रसारण। तो G20 शिखर सम्मेलन का जो उद्घाटन सत्र है, उसमें उद्घाटन वक्तव्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले दिया, और प्रधानमंत्री ने कुछ बहुत संक्षेप में ही बहुत ज़रूरी बातें दुनिया के शीर्ष नेताओं के सामने रखी। पीएम ने ग्लोबल ट्रस्ट विकसित करने की बात कही और पूरी दुनिया का मार्ग प्रशस्त करते हुए, दुनिया को दिशा दिखाते हुए सभी देशों से आगे बढ़ने का उन्होंने आह्वान किया। तो इस बारे में बात करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया जी। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। शुरुआत यहीं से करता हूं। पीएम ने बहुत कम शब्दों में, सामान्यतः पीएम के वक्तव्य हम सुनते हैं तो काफ़ी लंबे होते हैं, लेकिन आज उन्होंने बड़े संक्षेप में बात रखी, क्योंकि बाकी सभी देशों के नेताओं को पर्याप्त समय देना है, जिससे जिस उद्देश्य के लिए ये पूरा का पूरा आयोजन किया गया है, आपस में सभी देशों के नेता विमर्श कर सकें और किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें। तो इसलिए पीएम का वक्तव्य छोटा था लेकिन बड़ा ज़रूरी था। ग्लोबल ट्रस्ट विकसित करने की बात कही, कितना ज़रूरी मानते हैं पीएम की इस बात को? देखिए, उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कही, उन्होंने बहुत अच्छी बात एक कही। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जो है इस समय एक, जिसको कहते हैं, भरोसे के संकट से जूझ रही है, अविश्वास के संकट से जूझ रही है, और सबसे बड़ी ज़रूरत उन्होंने कहा कि इस भरोसे को उन्होंने कहा इसका ट्रस्ट का डेफिसिट कहा, मतलब जो ट्रस्ट होता है आपस का जो विश्वास है वो उसमें कमी है, बहुत लगातार कमी है, वो डेफिसिट को उसको हमको प्लस करना है सबको मिलकर। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ये जो वार, उन्होंने यूक्रेन और रूस के बार, उनका नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि दुनिया बार और युद्ध के भी एक संकट से जूझ रही है, और फर्टिलाइजर का संकट है, फूड ग्रेन का संकट है। उन्होंने 3F की भी बात उसमें कही है। तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया के सामने जो इस समय जो संकट है, एक तो जो ग्लोबल वार्मिंग है, बहुत बड़ी एक समस्या है, भारत लगातार उसको उठाता रहा है, और एनर्जी के मामले में भारत ने तो जो गोल अन्य विश्व मंचों ने जो तय किए हैं उसको भारत ने बहुत जल्दी अचीव कर लिया है। दुनिया के सामने एक मिसाल भारत ने पेश की है। दूसरा, युद्ध के कारण हमने भी देखा, ये जो युद्ध हो रहा है उसके कारण पूरी दुनिया में एक खाद्यान्न का संकट हो गया है, फर्टिलाइजर का संकट हो गया, क्योंकि वो जो रूस है और यूक्रेन है वो खाद और फर्टिलाइजर के मामले में पूरी दुनिया में एक सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा वो रहे हैं। एक बहुत दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से तक फूड ग्रेन या फर्टिलाइजर उनके यहाँ से जाता है, वो टूट गया। तो उसके कारण पूरी दुनिया पे एक बड़ा संकट खाद्यान्न का भी है, वो उन्होंने उसको इंगित किया।
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की जो शुरुआत की, उन्होंने ये कहा कि मैं जिस समय यहाँ बात कर रहा हूँ, जिस जगह से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से कुछ दूर पर एक स्तंभ है जहाँ प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है कि मानव कल्याण की बात की है। उसमें प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है कि मानव कल्याण ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो एक तरह से जो भारतीय दर्शन है 2500 साल पहले लिखा गया वो वाक्य आज भी हमारे लिए वही ध्येय वाक्य है। हमारे लिए आज भी वसुधैव कुटुंबकम का ही भाव है। ये पूरा जो हमारा समिट है G20 का, उसकी पूरे साल भर के आयोजनों की और आज के जो समापन का जो शुरू हुआ है आज, उसकी भी थीम वही है, पूरी दुनिया एक घर है, वन फैमिली वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो इसमें सारी चीज़ें समाई हुई हैं और प्रधानमंत्री का संक्षिप्त जरूर था भाषण, लेकिन बहुत दूरगामी है और मुझे लगता है कि इस पूरी जो चर्चा होंगी 3 दिन की, उससे बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलेगा। सतीश जी, पहले जो बात होती थी, भारत के संबंध में बात कही जाती थी कि जो कल्चर का शिफ्ट, कल्चरल शिफ्ट जो देखा जा रहा है वो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ है, वेस्टर्नाइजेशन की बात की जाती है। लेकिन आज बात हो रही है ईस्टर्नाइजेशन की, और जब बात कल्चर के ईस्टर्नाइजेशन की होती है, उसके पूर्वीकरण की होती है, तो उसमें सबसे ऊपर कोई यदि जो संस्कृति उभर कर सामने आती है तो वो भारत है। तो भारत की संस्कृति दुनिया के लिए इतनी जरूरी क्यों हो जा रही है? भारत का योग दुनिया के लिए इतना आवश्यक क्यों हो जा रहा है? आयुर्वेद जरूरी क्यों होता जा रहा है? देखिए, पश्चिमाई वेस्टर्नाइजेशन जिसको हम कहते हैं, पश्चिमीकरण जी, पश्चिम की जो संस्कृति है मूलतः मुख्यतः उसका जो मूल बात है वो भोगवादी एक परंपरा है जी, भोग की तरफ जाते हैं। जब आप भोगवादी संस्कृति को अपनाते हैं या भोगवादी जीवन शैली को अपनाते हैं जी, तो आप शोषण करते हैं, उसमें प्रकृति का भी शोषण करते हैं आप, और फिर उसके आगे जाके मनुष्य का भी शोषण करते हैं। जो रंग भेद है या और भी अलग अलग तरह के जो भेद हैं दुनिया के देशों के बीच में, छोटे बड़े का जो भेद है, वो उसी से भोगवादी संस्कृति से ही वो आता है। तो पश्चिम की संस्कृति भोग की संस्कृति है, उपभोग की संस्कृति है। कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने जीवन को बहुत शानदार ढंग से जीते हैं, और हम जिन लोगों पर निर्भर हैं, प्रकृति की बात हो, वन्य जीवों की बात हो, तमाम चीज़ों की चिंता नहीं करते हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में वन्य जीवों की कई सारी प्रजातियां नष्ट हो गई। यही वजह है कि आज हम ग्लोबल वार्मिंग के लेवल पर पहुंच गए हैं कि पूरी दुनिया का टेम्परेचर 0.6% डिग्री के करीब बढ़ गया है। इतनी गर्मी 2023 जितना गर्म रहा है अभी तक का मानव इतिहास में कभी भी कोई वर्ष इतना गर्म नहीं रहा है। जिन देशों में लगातार हम बर्फ़ के नज़ारे देखते थे, वहाँ सूखे के नज़ारे हैं, जहाँ सूखा होता था वहाँ बाढ़ के नज़ारे हैं। तो ये भोगवादी संस्कृति का ही दुष्परिणाम है। पश्चिम की जो संस्कृति है वो भोगवादी संस्कृति है, और इसी भोगवादी संस्कृति की वजह से पूरी दुनिया को उन्होंने उपनिवेश बनाया। अफ्रीका के देशों को, हमारे भारत को भी, और तमाम दुनिया को कुछ देशों ने उपनिवेश बनाया। उपनिवेश बनाने के पीछे भी उनके अपने उनसे जो भोग की जो संस्कृति है, बहुत शानदार जीवन जीने की जो वो है, उसकी वजह से दूसरे देशों का शोषण किया। लेकिन अब वो जिन देशों का शोषण किया था वहाँ, और वहाँ का जो अपना खुद का जीवन शैली है, अफ्रीका की भी जो जीवन शैली, अफ्रीका के जो लोग हैं वो भी अब उस बारे में बात कर रहे हैं। जहाँ तक पूरब की बात है, हमारे भारत की बात है, और पूरे एशिया के देशों की जो बात है, यहाँ भोगवादी संस्कृति नहीं है। जीवन को सम्यक जीवन जीने की हम लोग बात करते हैं। प्रकृति के साथ एकाकार होकर हम वन्य जीव भी हैं इस दुनिया में, प्रकृति भी है, पेड़ भी है, पहाड़ भी है, नदियाँ हैं, और सबकी मान्यता है जी। उसमें योग भी है, जीवन को श्रेष्ठ करने के लिए, शारीरिक रूप से श्रेष्ठ रहने के लिए, मानसिक रूप से श्रेष्ठ रहने के लिए, और आध्यात्मिक रूप से एक सुसभ्य मनुष्य बनने के लिए भी योग बहुत महत्वपूर्ण है। तो न केवल योग बल्कि आयुर्वेद और बाकी जो जीवन शैलियाँ हमारी हैं, हमारी जो पूजा पद्धति है, हमारा जो चिंतन का पद्धति है, उपनिषदों की हम बात करते हैं, हम वेदों की बात करते हैं, भगवत गीता की हम बात करते हैं, उसको आप पश्चिम का जो समाज है, जो भोगवादी संस्कृति की एक लिमिट होती है, किस हद तक आप जाएंगे, देर सवेर आप भोगवादी संस्कृति से उकता जाएंगे, और आपकी जो शारीरिक व्याधियां आपको घेर लेंगी, मानसिक परेशानियां घेर लेंगी, आपको आपस के संबंध खराब होंगे, न केवल व्यक्तियों के बल्कि राष्ट्रों के, देशों के संबंध भी उससे ठीक नहीं रहते, खराब होते हैं, और कहीं ना कहीं एक कन्फ्लिक्ट खड़ा होता है। तो निश्चित रूप से ये जो वसुधैव कुटुंबकम की जो बात है, जो प्रधानमंत्री ने आज जो कहा कि मानव कल्याण का हमारा 2500 साल पुराने सूक्त पात्र का उन्होंने जो प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है स्तंभ पर, उसका जो उन्होंने जिक्र किया, ये सारी बातों का मतलब ये है, सब लोगों का इकट्ठा करके यहाँ मतलब ये है कि पूरी दुनिया, जैसे G20 में आपको भी पता है कि दुनिया की 90% अर्थव्यवस्था जिन देशों से चलती है वो उनका एक समूह है G20। फिर उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने अपनी तरफ से अफ्रीका के लोगों को भी, जो नया एक अफ्रीकन यूनियन बन रहा है, उनके लोगों को भी बुलाया है। तो कुल मिला के दुनिया के मनुष्य की बेहतरी की कामना दिल्ली में बैठकर की जा रही है, और निश्चित रूप से
इससे पूरी दुनिया को लाभ होगा। और जिस कन्फ्लिक्ट की तरफ दुनिया है, यूक्रेन रसिया का बाहर हो, चाइना है, जैसे हमने देखा चीन के रहे हैं, हालांकि उनके प्रधानमंत्री ने शिरकत की है, तो कहीं ना कहीं जैसे ताइवान का मामला है, सारे मामलों का एक ही रास्ता है कि आपस में भाईचारा हो, आपस में एक ट्रस्ट हो, जो कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जो मिसट्रस्ट है, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, उसको खत्म करना है, आपस में भरोसे को बढ़ाना है और पूरे विश्व के, पूरे मानव के कल्याण की बात करनी है, प्रकृति की रक्षा करते हुए। जो वसुधैव कुटुंबकम की लगातार बात हो रही है, तो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में जब हम जाते हैं तो देखिए दुनिया बोलती है ग्लोबल विलेज की बात, तो ग्लोबल विलेज कहीं ना कहीं जो अवधारणा है वो तो फिर भी काफ़ी दूर की बात है। विलेज आप उसे एक गांव के रूप में देख रहे हैं, लेकिन कुटुंब के रूप में देखना ये तो बहुत आंतरिक बात है। विलेज में तो कई तरह के लोग हैं, आपस में वैमनस्य भी हो सकता है, लेकिन प्रायः घरों में हम एक दूसरे का हित चाहते हैं। तो वसुधैव को कुटुंब के रूप में देखना, और साथ ही साथ यही भारतीय परंपरा परस्परोपग्रहो जीवा नाम की बात भी करती है कि परस्पर में एक दूसरे जीवों का हित करना। तो वसुधैव कुटुंबकम के लिए परस्पर एक दूसरे का हित होना कितना जरूरी है, और अपने विकास में दूसरे के विकास की अनदेखी करना, दूसरे के कल्याण की अनदेखी करके सिर्फ अपने विकास के बारे में सोचना, ये कितनी घातक मानसिकता है। देखिए वही जो हमने अभी शुरू में बात किया कि पश्चिम की जो सभ्यता है, पश्चिम का जो जीवन शैली है, एक तरह से हम कहें पूंजीवादी जो एक परंपरा है, उसका व्यक्ति केंद्रित वो है। परिवार में जब होता है तो मिल बांट के दुख सुख मिलकर बांटने की एक बात होती है, और जब आप भोगवाद की तरफ जाते हैं तो आप व्यक्तिवाद की तरफ जाते हैं, सिर्फ आप अपना देखते हैं। परिवार में होते हैं आप अपने भाई का भी देखते हैं, बहन का भी देखते हैं, माता पिता का भी देखते हैं, बच्चों का भी देखते हैं। मुखिया मुख सोचाइए खान पान को, एक जो हम कहते हैं, तो उसमें आप अपनी चिंता से ज्यादा अपने परिवार की करते हैं। और व्यक्तिवाद में क्या है कि आप सिर्फ अपनी बात करते हैं। तो ग्लोबल विलेज से आगे की एक बात है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही एक परिवार है। जब हम परिवार इस भाव में रहेंगे तो निश्चित रूप से हम अपना हित जब देखते हैं तो हम किसी का अहित करते हुए अपना हित नहीं देखेंगे, हमारा सोच दृष्टिकोण बदल जाएगा। और भारत की हजारों साल की परंपरा है, भारत ने कभी भी किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया। ऐसे बहुत कम देश मिलेंगे आपको, जो G20 के जो देश हैं उनमें से बहुत सारे जो बड़े देश हैं, उनने कभी ना कभी किसी पर हमला किया। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, पुर्तगाल हो, स्पेन हो, कोई देश ऐसा नहीं है जिन्होंने किसी दूसरे देश की ज़मीन पर कब्जा नहीं किया हो, किसी के ऊपर युद्ध ना थोपा हो। अकेला भारत ऐसा है जो कभी भी किसी पर हमला नहीं करता है, क्योंकि हमारे मूल भावना वसुधैव कुटुंबकम की है। पूरी दुनिया जो है हमारा घर है, तो जब घर पूरी दुनिया हमारा है तो किसी एक हिस्से पर कब्जा करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। लेकिन हमारा जो देश है वो 140 करोड़ लोगों का है। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि मेरा 140 करोड़ लोगों का परिवार है। वो देश से आगे बढ़ के परिवार की बात करते हैं, इस कुटुंब की हम बात कर रहे हैं। तो हमें उनके जीवन को बेहतर बनाने की भी बात करनी है, हमारी अर्थव्यवस्था को ठीक करने की भी बात करनी है। सामरिक रूप से हम सिर्फ कल्पना में नहीं जी सकते। तो आप देखेंगे ये जो समिट हो रही है, इसके पीछे हमारी सामरिक शक्ति बढ़ने की भी बातचीत होगी। बाइडेन जब हमारे यहाँ आए हैं तो वो हमें अमेरिका से जो हथियार की बात है, टेक्नोलॉजी की बात है, ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात है, उस तरह की हमारे सामरिक महत्व के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण एक आयोजन है। और निश्चित रूप से इसके बहुत अच्छे नतीजे आने वाले भविष्य के लिए, भारत के लिए, जो भारत की लगातार इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, या हम एक आत्मनिर्भर देश बनने की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और सामने परिणाम दिखते हैं। चंद्रयान 3 के मामले में हमने देखा कि चंद्रयान 3 जिस लागत में हमने अपने भारतीय तरीके से बनाया और कम खर्च में बनाया, हॉलीवुड की कोई फिल्म बनती है उसका बजट होता है, उससे कम बजट में हमने सफलता पूर्वक, और वो भी दक्षिणी ध्रुव पे, जहां आज तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कोई नहीं पहुंचा था। अब जापान कोशिश कर रहा है, रूस की कोशिश फेल हो गई है। तो ये बताता है कि हम लोग ये हम क्यों कर पाते हैं, हम इसीलिए कर पाते हैं। हमारे वैज्ञानिकों को आप देखेंगे, उनकी सादगी को देखेंगे। अभी आप जो चंद्रयान मिशन से जुड़े हुए वैज्ञानिकों को आप देखेंगे एक बार की, तो आपको कहीं ये नहीं लगेगा कि कोई बहुत अद्भुत लोग नहीं दिखेंगे, वो एक सामान्य भारतीय की तरह दिखेंगे, क्योंकि उन वैज्ञानिकों का जीवन शैली भी भारतीयता है। वसुधैव कुटुंबकम की बात है, वो जीवन को श्रेष्ठ करने की बात करते हैं। देखिए, और बहुत कई लोगों को कंट्रडिक्शन लगता है, लेकिन है नहीं। हमारे इसरो के जो अध्यक्ष हैं, वो चंद्रयान मिशन से पहले मंदिर में जाके पूजा करते हैं। कई लोग आधुनिकता में ये कहने लगते हैं कि वैज्ञानिकता नहीं है, धर्म और विज्ञान अलग अलग है। ऐसा नहीं है। हमारी पूरी जीवन शैली में अगर अध्यात्म है, धर्म है और उसके साथ विज्ञान है, तो चंद्रयान 3 की सफलता ऐसे होती है। कम लागत में हम इसीलिए कर पाते हैं
क्यों? हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोग काम करने वाले हैं, वो बहुत पैसा लेके काम करने वाले लोग नहीं हैं। उनको पता है कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारी लागत कम हुई है और हम पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल एक बन गए हैं। निश्चित रूप से हम इसी गति से चलेंगे, प्रगति भी करेंगे और सादगी का जीवन भी जिएंगे और योगमय जीवन भी जिएंगे। हम आध्यात्मिक जीवन भी जिएंगे और आर्थिक उन्नति भी करेंगे, ताकि हमारे 140 करोड़ लोगों का जो परिवार है वो सुसंपन्न हो सके, निरोग रह सके और उसको सारी सुविधाएं वो मिलनी चाहिए जो मनुष्य का अधिकार है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मनुष्य के कल्याण की बात है, तो हम मनुष्य के, भारत के मनुष्यों की और पूरी दुनिया के मनुष्यों की कल्याण की एक बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो आयोजन है, इससे भी बहुत आगे जाने की एक नया रास्ता और बहुत सुंदर रास्ता निकलेगा इसमें। जी, विज्ञान निश्चित तौर पर आपकी भौतिक प्रगति का आधार तो बन सकता है, लेकिन जीवन में नैतिकी के संचार के लिए कहीं ना कहीं धर्म की तरफ हमें उन्मुख होने की बहुत आवश्यकता है। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं, लगातार G20 जो सम्मेलन है, इसमें जो पूरी दुनिया को, वसुधा को एक कुटुंब मानने की बात की जा रही है, लेकिन इसे कुटुंब मानने के लिए परस्परोपग्रहो जीवा नाम की तरफ, मतलब प्रत्येक जीव के कल्याण की भावना होना बहुत ज़रूरी है। और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही। हम जब भारतीय ज्ञान परंपरा में जाते हैं और पुराने शास्त्रों में जब चीज़ों को खंगालते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर ये भावना भाई गई है कि खामे मी सव्य जीवाणाम सव्य जीवा खमंतु में मित्ती में सव्य भूयेसु वैरम मज्जम न किणवी, कि मेरा किसी भी जीव से बैर ना हो, हर जीव के प्रति मेरे हृदय में सदाशयता का भाव, हर जीव के प्रति मेरे हृदय में क्षमा करुणा का भाव। तो जहां पर प्रत्येक जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों के प्रति भी जब इतनी सदाशयता, इतनी करुणा का संचार जब हृदय में रहता है, तो ऐसे में किसी देश का बुरा सोचना, किसी व्यक्ति का बुरा सोचना, ये कैसे संभव है? तो यहाँ पर सतीश जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि इस पूरे G20 सम्मेलन से दुनिया के परिदृश्य में भारत की छवि किस तरह से नए रूप में उभर कर सामने आएगी? देखिए, ये सब एक वर्ष से हमारे देश में लगातार ये आयोजन हो रहे हैं और पहली बार ऐसा हुआ है। G20 इसके पहले और दूसरे देशों में भी लगातार 22 साल से वो काम कर रहा है। G20 पहली बार इतने विराट स्तर पर हुआ है और उसके एक एस्पेक्ट पे अलग अलग शहरों में चर्चा हुई है। इसको हमने धर्म से भी, भारत के धर्म को, भारत के पर्यटन को, भारत के अध्यात्म को, भारत की प्रगति को, भारत की सहकारिता को, जो एस्पेक्ट हो सकते हैं, हमने उसको भी एक तरह से पूरी दुनिया के सामने शोकेस किया है। निश्चित रूप से इतने देशों के प्रतिनिधि जब अलग अलग विधा के, वो लोग हजारों लोगों, लाखों की तादाद उनकी सबको मिला के हो गई होगी, तो भारत का एक बहुत अच्छी छवि, एक बहुत अच्छा मेक ओवर जिसको हम कहते हैं, क्योंकि बहुत सालों तक भारत को इस तरह से पूरी दुनिया देखती रही कि वो लगता था कि ये सपेरों का देश है, यहाँ तो सड़क पर गाय घूमती रहती हैं, गरीब लोगों का देश है, मतलब एक जिसको कहते हैं कि बिल्कुल विपरीत एक छवि पूरी दुनिया में बनी हुई थी। वो पूरी की पूरी छवि लगातार कम, बहुत सालों में, मतलब पिछले 70 सालों में अगर हम कहें तो वो धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन एक बहुत तेज़ी से पिछले एक दशक में बहुत तेज़ी से वो बदली है। न केवल ये, बल्कि दूसरे जो फोरम हैं जिन पर अभी प्रधानमंत्री जी अभी पिछले कुछ दिनों में उन्होंने भाग लिया, अभी आसियान की बैठक में भी गए, तब भी उन्होंने ये बात की कि भाई एशिया ही नेतृत्व करेगा आगे जाके। एशिया से मतलब सिर्फ हम भारत की बात नहीं करते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस के जो देश हैं एशिया के, उन सब की हम बात करते हैं। फिर वो लगातार उनका एम्फेसिस ये रहता है प्रधानमंत्री का कि वो ग्लोबल साउथ की एक बात करते हैं, क्योंकि अभी पिछले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूएनओ जब से बना है, तब से वो जो विश्व मंच है, यूएनओ है या IMF है और जिस तरह जितने भी विश्व मंच है, उसमें कुछ देशों का दबदबा है, बाकी की दुनिया का हिस्सा नहीं। अफ्रीका पूरा छूटा हुआ है, एशिया पूरा छूटा हुआ है। तो जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि भारत उसमें अगुवाई करने की भूमिका में है और कर रहा है वो। और अभी हमने कोरोना की क्राइसिस में भी देखा, उसमें भारत ने एक लीडरशिप भूमिका ली और कई सारे देशों को कोविड के वैक्सीन्स उपलब्ध कराए और एक उसमें भी भारत की एक छवि बहुत अच्छी बनी। फिर यूक्रेन रसिया का जो बाहर युद्ध है, उसके दौरान भी भारत ने किसी के दबाव में आए बिना हमारे अपने स्तर पर फैसले लिए। रूस से हमारे संबंध एक जगह हैं, अमेरिका से संबंध भी हैं, फ्रांस से भी हमारे संबंध हैं, लेकिन हमने फैसले वही किए जो हमारे हित में हो सकते हैं। तो पूरा का पूरा जो ग्लोबल साउथ है, अफ्रीका के देश हैं, एशिया के देश हैं, वो किसी एक देश की तरफ, किसी एक नेतृत्व की तरफ वो लगातार देख रहे थे। कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसा देश लीड करे जो बाकी का जो छूटा हुआ हिस्सा है, विश्व मंच पे छूटा हुआ जो हिस्सा है, इतनी बड़ी आबादी, इतने बड़े धरती के आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो छूटा हुआ है, नेतृत्व की उतनी क्षमता नहीं है उसमें या उसको अवसर नहीं मिले हैं, तो वो एक भारत ने एक लीडरशिप की भूमिका में भारत निश्चित रूप से उभरा है। और अब आप आगे आप जाके देखेंगे तो निश्चित रूप से भारत की भूमिका इसमें बढ़ेगी। जी, सतीश जी, यहाँ पर ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है
कि जब हमने इंडोनेशिया से अपने पास इसकी अध्यक्षता ली थी और अब हम इसे बहुत अपने देश से काफ़ी दूर ब्राज़ील की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो भारत ने जो पिछले 1 वर्ष में जो कुछ भी डिस्कशन हुए, जो भी विचार विमर्श विभिन्न मुद्दों पर हुआ, जब ब्राज़ील में चर्चाओं का दौर आगे बढ़ेगा तो उन चर्चाओं में भारत में इन चर्चाओं के जो चर्चाएं हुई हैं ये कितनी आधारभूत साबित होंगी? देखिए, 1 साल के दौरान जो पूरी दुनिया G20 के देशों के प्रतिनिधियों ने अलग अलग विषयों पर जो चर्चाएं की हैं, तो जब ब्राज़ील में ये समिट होगी, ब्राज़ील में जब सम्मेलन होगा, उसको अध्यक्षता मिलेगी 30 नवंबर के बाद, तो निश्चित रूप से इस दौरान ये जो डिक्लेरेशन यहाँ दिल्ली में होगा उस पर अमल भी शुरू हो जाएगा। तो अगला जो सम्मेलन होगा, ये समझ लीजिए कि आप वो 2024 के आखिर में वो सम्मेलन होगा, तब तक दुनिया उस एजेंडे पर, उस फैसले पर बहुत सारा काम कर चुकी होगी और इसके आगे का गोल हमको सेट करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से अगर जो लक्ष्य यहाँ तय किए जा रहे हैं उसमें से 50% भी अगर तय कर लेते हैं, पूरी दुनिया, पूरे देश मिलकर उसको पूरा कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से वो हम 50% आगे जाके बढ़ के एक नए लक्ष्य आगे जाके तय करेंगे। पूरी दुनिया की इकोनॉमी आप देख लीजिएगा 1 साल के अंदर बहुत बदल चुकी होगी। भारत आज जिस पोजीशन में हो सकता है, इससे वो आगे जाके एक पायदान और ऊपर, अगले G20 का जो समिट होगा ब्राज़ील में, भारत अर्थव्यवस्था में पूरी दुनिया की एक पायदान और ऊपर चढ़ चुका होगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं यहाँ एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जो G20 की पूरी फॉर्मिंग की गई है, इसमें हम देखते हैं कि कई आपस में जो विरोधी विचारधारा वाले जो देश हैं वो भी एक मंच पर हैं, चाहे वो अमेरिका रूस की बात हो या भारत चीन की हो, जिनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते रहते हैं, या फिर ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन की कई कंट्रीज़ हैं। तो ये सारे देशों के आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स को भूलकर, आपसी विचार भेद को भूलकर जब इस मंच पर आते होंगे, तो क्या वो जो वैचारिकी मतभेद हैं वो उभर कर सामने नहीं आते होंगे? देखिए, दोनों तरह की बात है जी। पूरी दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है, कुछ देश अब बात हो सकते हैं पाकिस्तान जैसे, जो अपना हित नहीं देख पा रहे हैं, वहाँ की जो लीडरशिप है या वहाँ की जो राजनीति है वो अपना हित नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन बाकी के सारे देश आप देखेंगे कि वो हर देश अपना हित जरूर देखता है। अपने हित से मतलब अपनी जनता का हित। तो कन्फ्लिक्ट अपनी जगह है, और ये चूंकि आप देखेंगे G20 राजनीतिक फोरम नहीं है, ये एक आर्थिक फोरम है जी। तो आपके आर्थिक हित जिन चीज़ों से, जिन विषयों से जुड़े हुए हैं, उसमें आप भागीदारी करते हैं। इजराइल भी है, तुर्की भी है। अब आप देखेंगे कि सऊदी अरब, मुस्लिम वर्ल्ड की एक बात करते हैं, बहुत सारा एक नैरेटिव ये चलता रहता है, उसमें आतंकवाद वाला नैरेटिव भी है, और पाकिस्तान का जो एक नैरेटिव है वो भी चलता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड की वो बात करते हैं, और उस तरह का संगठन बनाते हैं कि मुस्लिम देशों को एक अलग ओपेक जैसे संगठन रहते हैं। लेकिन अब आप देखेंगे कि लगातार जो मुस्लिम देश हैं, सऊदी अरब है और UAE है, उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं, और तुर्की के राष्ट्र प्रमुख भी यहाँ आए हुए हैं। तो भारत की जो भूमिका है वो जिसको हम कहते हैं जियो पॉलिटिकल से अलग, ये जियो इकोनॉमिकल जो बात है, क्योंकि आखिरकार राजनीतिक जो कन्फ्लिक्ट हैं, ये युद्ध के जो हालात हैं, और ये युद्ध के मुहाने पे देश खड़े हैं, ये युद्ध के दौरान 2 देशों का युद्ध हो रहा है और कुछ देश उसमें फ्यूल का काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उनके उनका अर्थशास्त्र भी उससे प्रभावित होता है। तो G20 का जो फोरम है वो बेहतरी की तरफ जाता है। उनको युद्ध वाले जो कन्फ्लिक्ट है उनको साइड में रखना पड़ता है। ये हम कह सकते हैं कि चीन के राष्ट्रपति नहीं आए और रूस के राष्ट्रपति भी नहीं आए, तो वो उसके पीछे वो कन्फ्लिक्ट जो है यूक्रेन का और रूस का, वो एक उसकी वजह है। चीन का साथ चाहता है रूस, चीन एक बड़ी ताकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन भारत भी एक बड़ी ताकत है और आगे बढ़ने की बात कर रहा है। और हमारे पड़ोस में चीन है, और चीन को हम पहले भी देख चुके हैं, इकोनॉमिकली चीन हमारे ऊपर भारी पड़ता रहा है, और सेना के तौर पर दें तो भारी पड़ता रहा है। लेकिन भारत अब आंख में आंख मिला के बात करता है। आर्थिक प्रगति से ही वो चीज़ आती है। सही बात। अल्टीमेटली जब अर्थव्यवस्था आपकी मजबूत होगी तब आप किसी से बात कर सकते हैं। अगर आपके जेब में पैसे नहीं हैं तो आप बाजार में, चौराहे पर भी खड़े होने में आपको संकोच होता है। आपके जेब, भले ही आप पैसे नहीं खर्च करें, लेकिन आपकी जेब में पैसे होने चाहिए। तो भारत की अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है, और बाकी की जो दुनिया के देश हैं उनकी भी अर्थव्यवस्था बढ़ने की बात है। और एक नई चीज़ मैंने अभी देखने को मुझे आई है, ये इसका असर, इसको आप कह सकते हैं। हर युद्ध के पीछे भी कुछ चीज़ पॉजिटिव कहीं कोई देखना चाहे तो देख सकता है
कि यूक्रेन वाला जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है यूक्रेन और रसिया का, उससे दक्षिण अफ्रीका के देशों में जो कॉन्फ्लिक्ट, अनाज का जो संकट हुआ, भुखमरी की स्थिति बनी, और वहाँ भी हालांकि बहुत सारा मिलिट्री का तानाशाही और तख्ता पलट जैसी घटनाएं चल रही हैं, लेकिन उनको अब एक बात बहुत ये समझ में आई है कि हम संसाधन से भरपूर देश हैं, हमारी आबादी, हमारे यहाँ मेहनत लोग करते हैं, तो हमारे सामने अपना रास्ता एक आर्थिक प्रगति का हमें खोजना चाहिए। खाद्यान्न सुरक्षा की भी अब वो बात करते हैं, और वो यूरोपियन यूनियन की तरह अफ्रीकन यूनियन बनाने की एक बात हो रही है, और उसमें सपोर्ट प्रधानमंत्री जी ने जैसे बुला लिया उनको G20 में, जो G20 में भी वो लोग शामिल नहीं है, लेकिन अब जो मुझे लगता है कि ये G20 है, ये G21 होने वाला है, वो भारत की भूमि पर ही वो G21 बन जाएगा। तो बाकी के देश भी जब संपन्न होंगे, उनकी अर्थव्यवस्था ठीक होगी, तो उससे न केवल भारत को बाकी दुनिया को भी उससे लाभ होगा। जो अनबैलेंस है अर्थव्यवस्था का, चीन का जैसे है, सप्लाई का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, और पूरी दुनिया में एक अनबैलेंस एक तरह से चीन ने क्रिएट किया हुआ है, तो वो बैलेंस करने की निश्चित रूप से ज़रूरत है। और G20 की एकता, जो G21 अगर बन जाती है, तो इसको भी बैलेंस करने में मदद मिलेगी, सारे देशों को अपना निर्यात और आयात जो है, जो अनबैलेंस है, उसको ठीक करने में मदद मिलेगी। और निश्चित रूप से भारत को आप देखेंगे इस समिट के बाद तत्काल ही कुछ बहुत बड़ा इकोनॉमिक फायदे का रास्ता, दिल्ली घोषणा पत्र जब जारी होगा तो उसमें जो बिंदु निकलकर सामने आएंगे वो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाले साबित होंगे। यहाँ पर G20 से इतर एक बात और पूछना चाहूँगा कि कल हमने देखा कि जो बाइडेन के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, तो जो बाइडेन ने जोर दिया इस बात पर कि वो भारत की संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए वो इसकी पैरवी की है, और अमेरिका लगातार इसकी पैरवी करता रहा है। तो कैसे आप इसे देखते हैं कि यदि भारत आने वाले समय में संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनता है, तो भारत की बहुत लंबे समय से ये एक मांग रही है, या भारत ये चाहता है कि उसको वो भूमिका मिले। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है और उसकी जो सुरक्षा परिषद है, उसमें अनबैलेंस है, पूरी दुनिया का उस तरह से वो प्रतिनिधित्व नहीं करती। अगर भारत को उसमें प्रतिनिधित्व मिलता है, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा अब बढ़ गई है, तो निश्चित रूप से वो पूरे ग्लोबल साउथ को एक वजन मिलेगा। भारत केवल अपनी बात नहीं करेगा वहाँ। अभी हम देखते हैं कि कोई मुद्दा आता है तो उसमें चीन जो है अपना वीटो का इस्तेमाल कर लेता है। तो किसी जनहित के मुद्दे पर, लोक कल्याण के जो डेमोक्रेसी की बात करता है यूएन और बाकी देश करते हैं, लेकिन जब उसमें वीटो हो जाता है तो ये लगता है कि मनुष्यता और मानवता की बात उस तरह से हो नहीं पाती है। तो निश्चित रूप से भारत रोकना चाहूंगा, क्योंकि हमारे साथ लाइन पर आदित्य श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। आदित्य, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने निश्चित तौर पर पीएम का संबोधन सुना होगा, किस तरह से इस पूरे संबोधन को देखते हैं, और आने वाले समय में जब ये G20 की अध्यक्षता हस्तांतरित होगी तो दुनिया भर के देशों के लिए या ब्राजील के लिए किस तरह से ये पीएम का संबोधन और भारत की अध्यक्षता में हुआ ये जो पूरे आयोजन थे, ये किस तरह से आगे मार्ग प्रशस्त करेंगे? देखिए, बहुत बड़ा ट्रेंड सेट आज भारत ने किया है, माइलस्टोन आज भारत ने बनाया है। सबसे पहला अफ्रीकी यूनियन की अगर बात की जाए तो उसको G20 में आधिकारिक तौर पर सदस्यता मिली है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है देखा जाए तो पूरी G20 के लिए, तो जो भारत की अध्यक्षता में संभव हुआ है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री ये लगातार कहते आए हैं कि जो G20 की अध्यक्षता है वो पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ हो, और वो एक केवल इवेंट बन के ना रह जाए, एक जन भागीदारी का एक बहुत बड़ा मॉडल बने। यही कारण है कि जब हम 200 से ज्यादा की बैठकें भारत कर चुका है, 220 के करीब बैठकें जब भारत कर चुका है, जब ब्राजील जो अगली प्रेसिडेंसी जिसके पास जानी है, उसके प्रतिनिधि, उसके डेलीगेट जब तमाम G20 की बैठकों में आ रहे थे, तब हम उनसे पूछते थे कि भारत की मेहमान नवाजी, भारत की अध्यक्षता को आप कैसे देखते हैं, तो वो खुद कहते थे अपने मुंह से कि भारत जिस तरीके से हमारी मेहमान नवाजी कर रहा है, भारत जिस तरीके से जिस भावना के साथ G20 की अध्यक्षता कर रहा है, ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग है कि हम इससे बेहतर अब कैसे कर सकते हैं। तो ये ब्राजील इस बात को मानता है कि जो ट्रेंड एक भारत ने सेट किया है, उस ट्रेंड को किस तरीके से बरकरार रखा जाए या उससे बेहतर किस तरीके से किया जाए। इस पूरे भाषण को अगर आप समझे, प्रधानमंत्री के पूरे भाषण को समझे, तो ये साफ बताता है कि भारत विश्व कल्याण की बात करता है। उस वक्त जब पूरी दुनिया के सामने कई बड़े संकट हैं और कई युद्ध की संभावना एक दो देशों के बीच, युद्ध जो है वो पिछले 2 देशों के बीच में पिछले कई समय से चल रहा है, कोविड के संकट से हम बहुत जल्दी बाहर उतरे हैं। ऐसे में भारत ये कह रहा है कि विश्वास का जो संकट है, ये कहीं ना कहीं कोविड के दौरान उत्पन्न हुआ है। और देखिए, विश्वास
इस संकट को खत्म करने का एक बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म G20 जैसे मंच होते हैं। आप बायलैटरल टॉक्स में तो प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जब कई देश एक साथ एक मंच पर एक डाइस पर बैठते हैं, तब उन्हीं डाइस से ही ऐसे विश्वास बहाली का जो संकट होता है, विश्वास बहाली पर जो बात होती है, वो इन डाइस से निकलकर सामने आती है जब एक मंच पर बैठते हैं लोग। और ये भारत की कोशिश भी है कि जिस कोविड के संकट के बाद भारत निकला और उसके बाद एक विश्वास बहाली की जो प्रक्रिया है, वो भारत इस G20 की इन बैठक में पूरा कर सके। जी आदित्य, निश्चित तौर पर जो आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि भारत ने ट्रेंड सेट किए हैं और अफ्रीकी यूनियन को कहीं ना कहीं इस बार जब जोड़ा गया है, तो अफ्रीकी यूनियन को जब भारत के इस G20 के साथ जो सदस्यता मिली है, तो आने वाले समय में भारत की जो संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्यता की बात की जाती है, उसमें ये जो पीएम का जो कहीं ना कहीं ये जो पूरा इसमें जो ट्रेंड सेट किया है अफ्रीकी यूनियन को अपने साथ लाने का, ये कितनी भूमिका और कितना योगदान निभाएगा? देखिए, इसको एक दूसरे नजरिए से समझिए। जो ग्लोबल साउथ की बात होती है ना, कि जो विकासशील देश हैं वो अपनी बात प्रमुखता से बड़े मंचों पर कैसे रख पाए, अपनी समस्याओं को प्रमुखता से बड़े मंचों पर कैसे रख पाए। यही कारण है कि अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल करने की एक बहुत बड़ी पहल है और भारत को लगातार उन विकासशील देशों की आवाज बनाए जो बड़े मंचों पर अपनी बात नहीं रख पाते हैं। और जिस तरीके से आप UN की बात कर रहे हैं, तमाम अलग अलग मंचों की बात कर रहे हैं, तो भारत कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आप विकासशील देशों की बात को पीछे रख के दुनिया के विकास की संकल्पना नहीं कर सकते। लिहाजा G20 में एक बहुत बड़ा संदेश जो है वो भारत ने देने की कोशिश की है। अफ्रीकन यूनियन के भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करवाना, और दूसरे तौर पर अगर देखें तो कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें विकसित और बनाम विकासशील देश की तस्वीर देखने को मिलती है। ऐसे में जब विकासशील देश जिन मुद्दों को लेकर विकसित देशों के सामने जाते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा जिसे कहें कि एक प्लस का काम जो है, गेज का काम जो है, ये G20 जो भारत में हो रही है वो होने वाली है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य इस पूरी जानकारी के लिए। सतीश जी, जिस बात की आप भी चर्चा कर रहे थे और आदित्य भी कह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ, अब दक्षिण के वे देश जो पहले अपनी बात बड़े मंचों पर नहीं रख पाते थे, भारत उन देशों के लिए दुनिया के सामने अपनी बात रखने का एक जरिया बन रहा है। और जब भारत इतने बड़े कई ऐसे देश जो कि कहना चाहिए दुनिया के दक्षिणी मानचित्र पर बसे हुए हैं, उन देशों की आवाज़ जब भारत बनेगा तो उनसे भारत को कितना समर्थन प्राप्त होगा संयुक्त राष्ट्र परिषद की स्थायी सदस्यता लेने की बात जब आती है। तो निश्चित रूप से वो ये बात देखा, जो बाइडेन ने, आपने कहा कि जो बाइडेन ने ये संकेत दिया और उन्होंने कहा कि भारत की सुरक्षा परिषद में सदस्यता का वो पक्ष ले रहे हैं या वो उसकी बात कर रहे हैं, तो वो ये जो G20 का आयोजन है या इसके पहले के जो क्वाड का एक मंच है, और भी आसियान में जो भी प्रधानमंत्री की जो भूमिका रही और जिस ढंग से उन्होंने वहाँ संबोधित किया, तो इससे बाकी के जो देश हैं जिनको हम कह रहे हैं जिनकी आवाज़ नहीं है, जिनका कोई से उस तरह से नहीं है, तो निश्चित रूप से भारत की जब सुरक्षा परिषद में सदस्यता की बात आएगी तो भारत को इसमें बहुत बड़ा एक समर्थन मिलेगा। जैसे हम देख चुके हैं भारत की भूमिका को, जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की जब बात हुई थी तो भारत को एक बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिला था। UN में पहले भी भारत को बहुत जिसको कहते हैं गर्मजोशी से लिया जाने लगा है और लिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये जो आयोजन है G20 का सफलतापूर्वक जो हो रहा है हमारे यहाँ, ये भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता का जो दावा है उसको और मजबूत करेगा। बात यदि अमेरिका को हटाकर यदि हम यूरोपीय देशों की करें तो यूरोपीय देशों के साथ मिले जुले रिश्ते भारत के देखने को मिलते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से जो प्रगाढ़ता आई है यूरोपीय देशों के साथ, इंग्लैंड के साथ हो, जर्मनी के साथ हो, इटली के साथ हो या और भी दूसरे यूरोपीय देशों के साथ है, अब उन देशों के साथ जो सुधरे हुए रिश्ते हैं या फिर और भी अन्य देशों की बात करें, मिस्र की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, तो इन सब देशों के साथ जो भारत के पहले के संबंधों का यदि हम तुलनात्मक अध्ययन आज की स्थिति में करते हैं तो आप उन्हें कैसे देखते हैं? देखिए, भारत का संबंध लगभग सभी देशों से रहा है जी, लेकिन जब दो ध्रुवीय दुनिया थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ सोवियत संघ था, और तब उस समय भारत की जो भूमिका थी, भारत अमेरिका से ज़्यादा रूस से उसकी भारत की एक मित्रता का एक भाव था और
परस्पर सहयोग या हथियार की खरीदी हो या टेक्नोलॉजी की खरीदी हो, वो बात एक होती थी। रूस भारत संबंध ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, बल्कि अमेरिका और भारत के संबंध की तुलना देखें तो। लेकिन उस समय एक दौर था, आज से 40 साल 42 साल पहले, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की एक बात थी। उसमें वो दोनों शक्तियों को स्वीकार करने की बात थी और ये कहने की बात थी कि हम दोनों के साथ नहीं है, लेकिन हमारे अपने जो बाकी के देश हैं जो ना इस तरफ है ना उस तरफ है और उनकी अपनी समस्याएं हैं। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उसमें दिल्ली में एक सम्मेलन भी, उसका इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब हुआ था। लेकिन नॉन अलाइनमेंट की जो भूमिका है वो लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन और वो दो ध्रुव भी खत्म हो गए, सोवियत संघ बिखर गया और अब रशिया वैसी ताकत बचा नहीं है और अमेरिका भी उस तरह से नहीं है अब, क्योंकि चीन एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरा, अर्थव्यवस्था है। और फिर एक तरफ एक संगठन है नाटो, वो उसकी लीडरशिप भी हमें एक तरह से अमेरिका के हाथ में, उसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है। और हम जो कन्फ्लिक्ट आज देख रहे हैं यूक्रेन का और रसिया का, उसमें वो नाटो की एक बड़ी भूमिका है। लेकिन भारत ने उस समय वो एक तरह से दोनों से संबंध बना के रखते हुए हमारे हितों को देखा है। तो ये रूस और इसका जो कन्फ्लिक्ट है यूक्रेन का, मुझे लगता है उसको खत्म करने में भी भारत की एक बड़ी भूमिका निकल सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया भारत की तरफ अब देख रही है। तो न केवल G20 बल्कि बाकी जो फोरम है उन पर भी भारत की भूमिका लगातार बहुत ताकतवर हो रही है। और मैंने जैसे पहले कहा था कि अर्थव्यवस्था जिस देश की मजबूत होगी उसका से रहेगा। आज अमेरिका का से इसलिए है क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, चीन की ताकत भी उसकी अर्थव्यवस्था से है। तो निश्चित रूप से जब हम अपने भारत की बात करते हैं ताकतवर होने की, तो अर्थव्यवस्था को हमको और मजबूत करना पड़ेगा। और हमारे देश का जब इस चीज़ को समझेगा, सरकार का स्थिरता हमारे यहाँ रहेगी, तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में हम चीन को भी बचा सकते हैं। G20 शिखर सम्मेलन, जिसका अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ उद्घाटन हुआ है, 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में जो मंथन होगा उसके निष्कर्ष तो हमको कल पता चलेंगे या आने वाले दिनों में उनका पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने ओपनिंग वक्तव्य में ही जो संकेत दिए हैं, और इससे कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि भारत की सिर्फ विकसित देशों को या दुनिया के मानचित्र पर जो उत्तरी ध्रुव में स्थित जो देश हैं, कथित रूप से विकसित देश हैं, उन देशों को ही सिर्फ आगे ले जाने की मानसिकता नहीं है, बल्कि दुनिया में पिछड़े पड़े हुए, हाशिए पर चले गए ऐसे कई और मुल्क हैं जो आज तक कहीं ना कहीं इन बड़े मंचों पर नहीं आ पा रहे थे। भारत उनको भी आगे लेकर, पूरी दुनिया को एक साथ लेकर, एक अर्थ, एक परिवार की भावना के साथ आगे बढ़ते हुए अब पूरी दुनिया के नेतृत्व करने के लिए तैयार है। और जो बात लगातार कही जाती है कि आने वाले समय में दुनिया विश्व का गुरु किस तरह से भारत बनेगा, उसकी कहीं ना कहीं छोटी मोटी झलक हमको इस G20 सम्मेलन के नेतृत्व में भी देखने को, भारत के नेतृत्व में हुए इस पूरे G20 सम्मेलनों में और पिछले 1 वर्ष से चल रही लगातार बैठकों के दौर में देखने को ये मिला है। तो आने वाले समय में किस तरह से और भारत की छवि पूरी दुनिया के सामने और उभर कर सामने आएगी, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल हमने प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य पर G20 शिखर सम्मेलन को लेकर यहाँ पर कुछ मूलभूत बातों को लेकर चर्चा करने का यहाँ पर प्रयास किया और सतीश जी के माध्यम से बहुत ज़रूरी इनपुट्स, बहुत ज़रूरी जानकारी हमें इस कार्यक्रम में मिली। सतीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हमारी इस विशेष परिचर्चा में हम यहीं पर विराम लेते हैं। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। दूरदर्शन मध्य प्रदेश का अगला बुलेटिन दोपहर ठीक 2 बजे देखिए और उस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे G20 सम्मेलन में, G20 शिखर सम्मेलन में हो रही और ताज़ा अपडेट्स के बारे में। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। इतिहास में क्षमता है स्वयं को दोहराने की और वर्तमान को बदलने की। भारत के इतिहास में काला समय आया ब्रिटिश राज का, मगर भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम समय भी था। भारत के उस स्वर्णिम